मेरे अध्यापक के लिए एक पाठ। मैं रामेश्वरम में मस्जिद गली में रहता था। रामेश्वरम अपने शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। रोज शाम को मस्जिद से घर लौटते हुए मैं मंदिर के पास रुकता। यहां मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था, क्योंकि मंदिर जाने वाले लोग मुझे शक की निगाह से देखते थे। शायद वे हैरान होते थे कि एक मुसलमान लड़का मंदिर के सामने क्या कर रहा है। सच्चाई ये थी कि मुझे मंत्रों का लयबद्ध पाठ सुनना अच्छा लगता था। मुझे उनका एक भी शब्द समझ नहीं आता था, लेकिन उनमें एक अजीब सा जादू था। और दूसरा कारण था मेरा दोस्त रामनाथ शास्त्री। वो मुख्य पुरोहित का बेटा था। शाम के समय वो अपने पिता के साथ बैठकर स्तोत्रों का पाठ करता था। बीच बीच में वो मेरी ओर देखकर मुस्कुरा भी देता था। विद्यालय में मैं और राम कक्षा में पहली बेंच पर एक साथ बैठते थे। हम भाइयों जैसे थे। बस वो यज्ञोपवीत पहनता था और हिंदू था, जबकि मुसलमान होने के नाते मैं सफेद टोपी पहनता था। जब हम 5वीं कक्षा में थे, तब एक दिन एक नए अध्यापक हमारी कक्षा में आए। वे काफी सख्त मिजाज दिख रहे थे। अपनी हथेली पर बेंत ठकठकाते हुए उन्होंने पूरी कक्षा का चक्कर लगाया। आखिर वे हमारे सामने आकर खड़े हो गए और चिल्लाकर बोले, ए सफेद टोपी वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुरोहित के बेटे के पास बैठने की? चलो फौरन सबसे पिछली बेंच पर जाओ। मुझे बहुत बुरा लगा। रोनी सूरत लिए मैं अपनी किताबें लेकर सबसे पिछली बेंच पर जा बैठा। छुट्टी के बाद राम और मैं दोनों ही चुपचाप खूब रोए। हमें लगा कि हम कभी दोस्त नहीं रह पाएंगे। उस दिन जब मैं घर लौटा तो मेरी सूरत देखकर पिताजी बोले, तुम रो रहे थे, क्या हुआ बेटा? मैंने पूरी बात उन्हें बताई। उधर राम ने भी अपने घर में ये बात बताई। अगली सुबह राम दौड़ता हुआ हमारे घर आया और बोला, पिताजी ने तुम्हें फौरन हमारे घर बुलाया है। मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि अब मुझे और डांट पड़ेगी। राम के घर हमारे नए अध्यापक को देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। राम के पिताजी ने सख्ती से अध्यापक जी से कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपको कलाम से माफी मांगनी होगी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुख्य पुरोहित अध्यापक जी को मुझसे माफी मांगने को कह रहे थे। वे कह रहे थे, ईश्वर की दृष्टि में कोई बच्चा किसी से कम नहीं है। अध्यापक होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप अपने छात्रों को उनकी अलग अलग पृष्ठभूमियों के बावजूद मिलजुल कर रहना सिखाएं। अब से आप इस विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे। अध्यापक जी ने तुरंत उनसे क्षमा मांगी और मुझे गले लगाते हुए कहा, कलाम, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। आज मैंने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है। राम के पिताजी ने जब देखा कि अध्यापक जी को सचमुच अपने किए पर खेद है, तो उन्होंने उन्हें विद्यालय में पढ़ाना जारी रखने को कहा। राम और मैं फिर से पहली बेंच पर बैठने लगे। हमारी दोस्ती आज भी बरकरार है। मैं प्रथम आया। दूसरा विश्व युद्ध बस खत्म ही हुआ था और भारत उत्सुकता से अपनी आजादी का इंतजार कर रहा था। रेडियो पर अक्सर सुनाई देता था कि गांधी जी ने घोषणा की है, भारतवासी अपने भारत का निर्माण खुद करेंगे। देश अभूतपूर्व आशा से भरा था। मैं मन ही मन अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। इसके लिए किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ना जरूरी था, लेकिन मैं अपने माता पिता से यह बात कहने का साहस नहीं जुटा पाता था, क्योंकि मैं जानता था कि वे मुझे अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ा पाएंगे। एक दिन मुझे अचरज में डालते हुए मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, अब्दुल, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में आगे पढ़ने की कितनी इच्छा है। हम अनपढ़ लोग हैं, लेकिन मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें लेकर बहुत ऊंचे सपने देखे हैं। तुम फिक्र मत करो, जैसे भी हो हम पैसों का इंतजाम करेंगे ताकि तुम अच्छे विद्यालय में पढ़ सको। रामेश्वरम से दूर समुद्र पार चहल पहल भरे रामनाथपुरम शहर में था द श्वार्ट्ज स्कूल। मेरे भैया मुझे वहां ले गए और मेरा दाखिला करवा दिया। वो बहुत अच्छा विद्यालय था। उन दिनों आजकल की तरह बिजली के पंखे नहीं होते थे। मौसम गर्म और उमस भरा होता तो छात्रों को पेड़ों के नीचे बैठाकर पढ़ाया जाता। दूसरे विषय की कक्षा में जाने का मतलब होता था दौड़कर दूसरे पेड़ के नीचे जाना। एक दिन मैं जल्दी में गलत कक्षा में चला गया। वहां हमारे गणित के अध्यापक पढ़ा रहे थे। वे चश्मे में से मुझे घूरते हुए बोले, अगर तुम सही कक्षा नहीं ढूंढ सकते तो तुम इस विद्यालय में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने गांव लौट जाना चाहिए जहां से तुम आए हो। फिर उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ी और पूरी कक्षा के सामने मुझे बेंत लगाई। मेरा दिल टूट गया। मुझे इस विद्यालय में भेजने के लिए मेरे परिवार ने बहुत त्याग किया था।
कभी कभी मुझे घर की बहुत याद आती थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपने परिवार का नाम जरूर रोशन करूंगा। उस दिन मैंने निश्चय कर लिया कि मैं सिर्फ अच्छा छात्र ही नहीं बनूंगा, बल्कि सबसे अच्छा छात्र बनूंगा। मैं दिन रात पढ़ाई में जुट गया। कुछ महीनों बाद जब परीक्षा का परिणाम आया तो मुझे गणित में पूरे अंक मिले थे। मैं उत्साह से भर उठा। अगली सुबह प्रार्थना के बाद मुझे दंडित करने वाले गणित के अध्यापक जी खड़े हुए और मुस्कुराकर बोले, मैं जिसे भी बेंत लगाता हूं वह महान बन जाता है। उनकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। फिर अध्यापक जी ने पूरी बात बताई और मेरी ओर इशारा करते हुए बोले, मेरी बात याद रखना, एक दिन ये लड़का इस विद्यालय और अध्यापकों का मान जरूर बढ़ाएगा। अध्यापक जी की बात सुनकर मैं पहले हुए अपने अपमान की कड़वाहट भूल गया। उस सत्र के खत्म होने पर जब मैं अपने घर लौटा तो हमारे परिवार ने बहुत खुशियां मनाई। मेरी माँ ने घर पर ही मिठाई बनाई और पिताजी ने पूरे रामेश्वरम में मिठाई बांटी। और उस दिन मुझे लगा कि मैं भी किसी लायक हूं, लेकिन अभी बहुत कुछ पाना बाकी था। फाइटर जेट का डिजाइन बनाना। बचपन में रामेश्वरम में मैं और मेरे दोस्त विद्यालय से पैदल घर वापस आया करते थे। हम रोज गांव के तालाब के किनारे कुछ देर रुकते। मेरे दोस्त तालाब की लहराती सतह पर कंकड़ फेंकने का अभ्यास करते और मैं बैठा सारसों और समुद्री पक्षियों को आकाश में उड़ान भरते देखता। उनकी उड़ान देखते हुए मैं भविष्य के सपनों में खो जाता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देने लगा। मेरी समझ में आ गया था कि अपने सपने सच करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होगी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तकनीकी अध्ययन के लिए दक्षिण भारत में सबसे अच्छा संस्थान था। मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ाई करके स्कॉलरशिप हासिल की ताकि मैं इस संस्थान में पढ़ सकूं। उस दिन मुझे अपना लक्ष्य और भी साफ दिखाई देने लगा जब मैंने MIT में कदम रखा। MIT के परिसर में 2 बड़े विमान प्रदर्शन के लिए रखे गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि बाकी छात्रों के छात्रावास में चले जाने के काफी देर बाद तक भी मैं विमानों के पास बैठा रहता था। इनके निर्माण और डिजाइन ने मेरा मन मोह लिया था और मेरे मन में भी किसी दिन ऐसा ही विमान बनाने का सपना जागने लगा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान आखिरी प्रोजेक्ट के लिए मुझे कक्षा के 4 और साथियों के साथ मिलकर एक फाइटर जेट विमान डिजाइन करने को कहा गया। हमने काम आपस में बांट लिया। एक दिन मेरे काम की प्रगति की जानकारी लेने के बाद हमारे अध्यापक ने मुझसे कहा, अब्दुल, मैं तुम्हारी कार्य योजना से सचमुच निराश हुआ हूं। मैंने तुमसे कहीं बेहतर काम की अपेक्षा की थी। मैंने उन्हें कई कारण बताए, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। आखिर मैंने विनती की, सर मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मुझे विश्वास है कि मैं बेहतर डिजाइन बना लूंगा। उन्होंने मुझ पर नजर डाली और बोले, देखो नौजवान, मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूं। अगर सोमवार की सुबह तुमने मुझे इससे बेहतर डिजाइन न दिखाया तो शायद तुम्हें अपनी स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। मैं स्तब्ध रह गया। मेरा भविष्य, मेरे सपने स्कॉलरशिप पर टिके थे। उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। मेरे पास डट कर काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस रात मैंने पलक तक नहीं झपकाई। अगली सुबह बस घंटे भर आराम किया, जरा सा कुछ मुंह में डाला और फिर काम में जुट गया। रविवार की सुबह मैं काम खत्म कर ही रहा था कि अचानक मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मुड़कर देखा तो पाया मेरे अध्यापक मेरी ड्राइंग को बड़े ध्यान से देख रहे थे। मेरे काम को अच्छी तरह जांचने के बाद उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बोले, मैं जानता था कि काम पूरा करने के लिए बहुत कम समय देकर मैंने तुम पर दबाव डाला, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतना बढ़िया काम कर दिखाओगे। अध्यापक जी की बात सुनकर मुझे इतनी राहत और खुशी मिली कि मैं भूल ही गया था कि पिछले 3 दिनों में मैं खाना सोना सब भुलाकर काम में जुटा रहा था। न सिर्फ मेरी स्कॉलरशिप जारी रही, बल्कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की परीक्षा भी मैंने बहुत अच्छे अंकों से पास की। मैं विमान का डिजाइन बनाने का अपना लक्ष्य पाने में सफल रहा था और अब विमान उड़ाने के अपने सपने के भी बहुत करीब आ गया था। मैं सोचकर ही उल्लास से भर उठता था कि बचपन में देखे समुद्री पक्षियों की तरह मैं भी जल्द ही आकाश में उड़ान भर पाऊंगा। असफलता से सफलता की ओर आखिरकार प्रक्षेपण की घड़ी आ ही पहुंची। इस क्षण के लिए हम लोगों ने 7 बरस अथक परिश्रम किया था। हमारे दल के सभी लोग सांस थामे भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रक्षेपण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उल्टी गिनती शुरू हुई। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ।
पहले चरण का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा। हम मंत्रमुग्ध खड़े देख रहे थे। हमारी आशाएं SLV-3 के रूप में उड़ान भर रही थी। अचानक जैसे सपना टूटा, दूसरा चरण नियंत्रण से बाहर हो गया और 317 सेकंड बाद उड़ान समाप्त करनी पड़ी। पूरा ढांचा समुद्र में जा गिरा। हमारी आशाएं धराशायी हो गई। एक पल जादू था और दूसरे ही पल गहरी हताशा। हम में से ज्यादातर के लिए यह घटना एक बड़ा सदमा थी। मैं क्रोध और हताशा से भर उठा। एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें प्रक्षेपण की असफलता के कारणों पर चर्चा होनी थी। मैं SLV-3 की असफलता के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था और मन ही मन डर से कांप रहा था। मैं जानता था कि संवाददाता सम्मेलन में मेरी और मेरे दल की खूब आलोचना होगी, लेकिन हमारे संगठन के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन ने मुझसे माइक ले लिया और आत्मविश्वास के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। उनके अविचलित रहने और विचारों की स्पष्टता से मैं सचमुच बहुत प्रभावित हुआ। प्रोफेसर धवन ने कहा, यह अभियान बहुत जटिल होते हैं। हमें पता लगाना होगा कि गलती कहां हुई, गलती ठीक करनी है और फिर निश्चित रूप से देखना है कि ऐसी गलती दोहराई न जाए। और फिर उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि ठीक 1 साल के अंदर हम एक उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। उनके इस वाक्य ने मेरी बहुत हिम्मत बंधाई और मैं जोश से भर उठा। पिछले सप्ताह भर मैं नाम मात्र ही सोया था। मैं सीधा अपने कमरे में गया और बिस्तर पर जा गिरा। ठीक 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 को एक बार फिर पूरे देश की निगाहें हम पर थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का भविष्य बदल देने वाले प्रक्षेपण की घड़ी आ पहुंची थी। तड़के ही SLV-3 ने उड़ान भरी। उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो चुका था और तब मैंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण शब्द बोले। मिशन डायरेक्टर कॉलिंग ऑल स्टेशंस। सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं और उपग्रह रोहिणी अब अपने ग्रह पथ में है। चारों ओर से उल्लास भरी आवाजें उठने लगी। जब मैं इमारत से बाहर निकला तो मेरे सहकर्मियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और जुलूस बनाकर प्रक्षेपण स्थल की ओर ले चले। वो मेरे जीवन का सबसे गर्व भरा और सबसे सुखद क्षण था। मुझे अपने दल पर बहुत गर्व हुआ। पूरा देश उत्साह से भर उठा। भारत उपग्रह प्रक्षेपित करने की क्षमता से संपन्न देशों के छोटे से समूह में शामिल हो गया था। हर अखबार के पहले पृष्ठ पर उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर थी। एक बार फिर संवाददाता सम्मेलन हुआ। मैंने प्रोफेसर धवन से अनुरोध किया कि संवाददाता सम्मेलन वे ही संबोधित करें, लेकिन इस बार उन्होंने माइक मेरी ओर करके मुझे ही प्रश्नों के उत्तर देने दिए। उन्हें पता था कि इस परियोजना पर मैंने कितना श्रम किया है और उन्हें लगा कि प्रश्नों के उत्तर मुझे ही देने चाहिए। उस दिन मैंने सीखा कि दल का नेता अपने दल का मार्गदर्शन कैसे करता है। वो असफलता का दोष खुद लेकर सफलता का श्रेय अपने दल को देता है। मैंने मन ही मन सोचा कि काश किसी दिन मैं भी ऐसे ही अपने दल को प्रोत्साहित कर पाऊं। मिसाइल मैन। अखबारों में अग्नि मिसाइल की बार बार असफलता और उसके परीक्षण में हो रही देरी की काफी चर्चा थी। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी देरियां होती ही रहती हैं, लेकिन देश ये बात समझने को तैयार नहीं था। अपनी समस्याएं हमें खुद ही सुलझानी थी। लोग अपने अपने ढंग से देरी का मतलब निकाल रहे थे। अमूल के एक विज्ञापन में तो हंसी हंसी में यहां तक सुझाव दे डाला गया कि अग्नि को चलाने के लिए उन्हें अमूल मक्खन का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर करना चाहिए। परीक्षण में देर होने के कारण अखबार हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े थे और बार बार की असफलता से मेरे दल का मनोबल टूट चुका था। मुझे वे अनेक अवसर याद आए जब हमारे दल के नेताओं ने हमारा मनोबल बढ़ाया था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही कुछ करूं। मैंने एक सभा आयोजित करके अपने दल के 2000 सदस्यों को संबोधित किया। हमें एक महान अवसर दिया गया है। सभी बड़े अवसरों के साथ बड़ी चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। हम हिम्मत नहीं हार सकते। हमारे देश को हमसे कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए। मैं बात खत्म कर ही रहा था कि अनायास मेरे मुंह से निकला, मैं वादा करता हूं कि अगले परीक्षण में अग्नि का प्रक्षेपण सफल रहेगा। मेरा दल अचानक ऊर्जा से भर उठा। नए जोश से भरकर मेरे दल ने जबरदस्त इच्छा शक्ति दिखाते हुए बड़ी लगन से काम किया। आखिर प्रक्षेपण की तारीख 22 मई 1989 तय हुई। सेना के जनरल और रक्षा मंत्री जैसे गणमान्य व्यक्ति प्रक्षेपण देखने आए। प्रक्षेपण से पहली रात हम पूर्णिमा की चांदनी में दमकते समुद्र तट पर सैर के लिए गए। गरजती लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं। हम सभी के मन में यह प्रश्न घुमड़ रहा था कि क्या कल अग्नि का प्रक्षेपण सफल रहेगा, लेकिन इस बारे में कोई भी कुछ बोलना नहीं चाहता था। आखिर रक्षा मंत्री ने चुप्पी तोड़ी और मुझसे पूछा, कलाम,
कल हमें अग्नि की सफलता की खुशी कैसे मनानी चाहिए? तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रश्न सरल था, लेकिन मैं तुरंत उसका उत्तर नहीं दे पाया। सोचने लगा कि मुझे क्या चाहिए, मेरे पास क्या नहीं था। और तभी मुझे एक ख्याल आया। मैंने कहा, हमें अपने शोध केंद्र में 1 लाख पौधे रोपने हैं। रक्षा मंत्री का चेहरा चमक उठा। उन्होंने गदगद होकर भविष्यवाणी की, अग्नि की सफलता के लिए धरती माता तुम्हें आशीर्वाद देगी। कल हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि का प्रक्षेपण हुआ, एकदम बाधा रहित और त्रुटिहीन। यह बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कोई बुरे सपने के बाद जागे और पाए कि उज्जवल सवेरा उसका स्वागत कर रहा है। विभिन्न कार्य केंद्रों पर 5 वर्षों तक लगातार चले काम का अच्छा परिणाम मिला था। कुल 600 सेकंड की सुंदर उड़ान ने हमारी सारी थकान को पोंछ डाला। बरसों की मेहनत की यह अद्भुत परिणति सामने आई थी। ये मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था और हमेशा रहेगा।